साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप पे। आज हम द साइंस टॉप पे अपने फिर से हम लुसेंट की साइंस सीरीज में हम भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर उसमें स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आदमी क्वेश्चन पक्का मिल ही जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन देख लेते हैं, की चाल बढ़ जाएगी, बी भार बढ़ जाएगा, सी की ऊर्जा कम हो जाएगी, डी का भार घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बीकर ले लेते हैं, इसमें कोई लिक्विड या कुछ भी सब्सटेंस भरा हुआ है। अगर इसको हम हीट करते हैं, इसको अगर हम गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी जो पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या होगा, इसकी जो अणुओं की चाल जो क्या होगी वो इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। क्योंकि जो भी इस बीकर में अगर हम गरमा रहे हैं तो जो भी जिस मान ली कोई जो नीचे है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जो ऊपर उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, तो इनकी जो औसत गतिज ऊर्जा का वो माध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। मतलब अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसकी उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या हुआ? उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज कर गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। तो जब भी किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसके जो अणुओं की चाल जो स्पीड होगी, क्या करेगी? वो डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, और गर्म करने पे बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कुछ पानी पर लगातार मंथन मतलब चर्निंग किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में चर्निंग का मतलब मान लीजिए मैंने एक बाल्टी ले लिया, इसमें पानी भरा पड़ा, ठीक है, बार बार गोल गोल हुआ, इसको हम चर्निंग कहते हैं। ठीक है, चर्निंग करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनमें तो एनर्जी बढ़ेगी ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम ये यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, इस पर जो वर्क करें यांत्रिक कार्य हो जाएगा, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट या उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में, बी उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में, और डी उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यांत्रिक एनर्जी है, ठीक है, जो यांत्रिक एनर्जी है वही कन्वर्ट किस में हो रही है? आपकी उष्मीय ऊर्जा में। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? इसमें वाष्प इंजन है, ठीक है, इसमें अगर उबलता हुआ जल है उसका तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? दाब का ही है, देख लीजिए फिर भी। ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर न्यून दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, सी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बॉयलर के अंदर का दाब जो होता है क्या होता है? बहुत उच्च होता है, इसलिए वो उच्च हो सकता है उसका तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, बी शीतकाल के पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सी पंपिंग क्रिया में घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, सी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका सेंसर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, दैट्स व्हाई हमें गर्म लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है ए केल्विन, बी डिग्री सेंटीग्रेड, सी डिग्री सेल्सियस, और डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन, जिसका सिंबल क्या होता है? के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। इसमें डिग्री सेल्सियस ही आपका ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी तीनों क्या है? ऊष्मा के मात्रक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। तो जो ताप का एसआई मात्रक, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, केल्विन ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी अधर स्थल पर पृष्ठ ऊर्जा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल
परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका सेंस हमारा क्या होगा कि जो जल आपका गिर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा ऊष्मा को कन्वर्ट कर देगी। ये इसका एक रीजन है कि जो जलप्रपात, जैसे मान लीजिए हमारा ये जलप्रपात है, जलप्रपात से जो जल गिर रहा है तो जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा, ठीक है, ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, नीचे क्यों कम, क्योंकि भाई जब नीचे आएगा तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी आती जाएगी, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, दाब बढ़ाने से ए घट जाएगा, बी अपरिवर्तित रहेगा, सी बढ़ जाएगा और डी शून्य हो जाएगा। तो जो आपका दाब होता है, ठीक है, वो ताप का ठीक उल्टा होता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों में की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि जो गैस तापमापी में जो की तुलना में जो संवेदी होता है, इनका जो रेखीय प्रसार, गैसों का जो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो ज्यादा होता है, दैट्स व्हाट हैपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी प्लैंटियर के प्रभाव पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ताप युग्म तापमापी होता है ये आपका सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ए सीबेक के प्रभाव पर, बी प्लैंटियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के प्रभाव पर और डी जूल के प्रभाव पर। ये पूर्ण विकिरण तापमापी कह रहा है, ठीक है, ताप युग्म तापमापी नहीं, पूर्ण विकिरण तापमापी कह रहा है, तो ये आपका स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठंडे जो आपके देश होते हैं वहां पे पारा नहीं, वहां पे क्या रहता है, अल्कोहल डाला जाता है। क्यों, ए अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, बी अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। क्यों, ये सब रीजन नहीं है, इसका रीजन एक ही है कि अल्कोहल का जो द्रवणांक होता है वो निम्नतर स्तर पर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है। जो विकिरण पायरोमीटर है इससे हम कितना तापमान माप सकते हैं, ए 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा कि विकिरण तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप हम मेजर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का ताप मापा जाता है, ए प्लैटिनम तापमापी द्वारा, बी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, सी गैस तापमापी द्वारा और डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो सूर्य का जो ताप होता है वो आपका पायरोमीटर तापमापी द्वारा, किसके द्वारा, पायरोमीटर तापमापी से नापा जाता है। पायरो का मतलब समझे हीट से है और सूर्य के अंदर हीट ज्यादा है, ठीक है, वैसे कोरिलेट कर लेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी और डी द्रव तापमापी। तो इसमें जो आपका विकिरण तापमापी देख रहे हैं इसी को हम पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पायरोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, ए 280, बी 290, सी 300 और डी 310। जो केल्विन टेम्परेचर से जो शरीर का ताप है वो लगभग 310 सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर का जो तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो केल्विन होता है वो 273 मतलब 273 जो होता है केल्विन, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो उसमें 37 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 310। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम ताप संभव ताप है, ए -273 सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -300 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो न्यूनतम ताप संभव माना जाता है वो माना जाता है हमारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तापक्रम क्या है, ए 40 मतलब चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले से, फिर भी देख लेते हैं। 40.16, बी 36.89, सी 35.72 और डी 32.36। वैसे कन्वर्ट करने फॉर्मूला फिर भी नहीं आता तो सिंपल से आपको पता है अबाउट 37 के आसपास देख लेते हैं।
और आंसर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए यह सरलता से मिल जाता है, बी यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, और डी जल को गर्म करना आसान होता है। तो जो आपका तप्त जल है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। यही एक रीजन है कि तप्त जल का थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है, सी इससे पात्र सुंदर लगता है, डी इनमें स्वच्छता होती है। तो सही आंसर हमारा क्या है कि भाई गर्म ना हो, लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो बर्तन गर्म होगा, उससे हमारा हाथ न जले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी जल वाष्पित हो जाता है, डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ परिकृत हो जाता है या परिष्कृत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि अचानक जो गिलास होता है विस्तारित बढ़ने लगता है, दैट्स व्हाई इट हैपन, ठीक है। गिलास ले इसके ऊपर पानी छिड़केंगे, बल्ब के ऊपर छिड़कते हैं तो कांच का विस्तार होने लगता है, इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप पे रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ए अपरिवर्तित रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, और डी अव्यवस्थित रहती है, ठीक है। तो जब शीशे के छड़ को रखेंगे भाप पे तो भाई लंबाई तो बढ़ेगी बट उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस पर एक ही प्रसार दिखता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, ठीक है। धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन ए बढ़ेगा, बी नहीं बदलेगा, सी घटेगा, और डी दोगुना हो जाएगा। तो धातु के अंदर जब है कोई, मान लीजिए धातु की कोई बॉल है, ठीक है, इसके अंदर कोटर है, तो भाई जब इसको हीट देंगे तो अंदर का भी तो हीट चेंज होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो टूट जाती है क्योंकि ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापमान अंतरिक्ष से ज्यादा होता है, डी गर्म पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पानी जो होता है जमने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है या फैलता है, ठीक है। क्या हो जाता है, पानी हमारा जमने पर फैलने लगता है। जैसे मान लीजिए कि फ्रिज में रख देते बॉटल, तो आप हल्का सा स्पेस हम छोड़ते हैं, नहीं स्पेस छोड़ेंगे देखेंगे बॉटल फट जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? ए पाइप में पानी जमने का पर फैल जाता है, बी पाइप ठंडक में सिकुड़ जाती है, सी पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, डी पाइप ठंडक पार कर जाती है। तो पाइप में जो पानी होता है वो जमने पर क्या होता है, बिल्कुल ही आपका फैल जाता है। जो ऑप्शन हमने देखा फैल जाता है, क्योंकि भाई पानी पाइप में जो पानी होता है वो जमने पर क्या होगा, फैल जाएगा, और जब जमने पर फैल जाएगा तो यही एक रीजन है कि क्या करेगा, वो थोड़ा पाइप को ब्रेक कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधि है, ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपयुक्त तीनों। तो आपको पता होगा ऊष्मा के संचरण की विधि तीनों, चालन संवहन विकिरण तीनों है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा, द्रवों और गैसों की बात करें, ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी में से कोई। चालन तो केवल ठोस में होता है, ठीक है, और संवहन जो होता है वो आपका गैसों और द्रवों दोनों में हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों या परिक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं बोल रहा है। ए विकिरण और चालन, चालक होगा यहाँ पे, चालन होगा, ठीक है, बी विकिरण, सी चालन, और डी संवहन। तो जो विकिरण है इसके लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अदरवाइज चालन संवहन दोनों के लिए क्या करें, कोई ना कोई मीडियम हमें चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। तो जो ऊष्मा का सर्वोत्तम इन सब में चालक क्या हो जाएगा, हमारा पारा हो जाएगा। यही एक रीजन है थर्मामीटर में क्या करते हैं, हम पारा का यूज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, ए दाब के, बी ऊष्मीय विकिरण के, सी पौधों की वृद्धि के, और डी
वायु की गति के। तो जो बोलोमीटर होता है ये आपका ऊष्मीय विकिरण का एक ऊष्मीय विकिरण का मेजर करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। ए, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। सी, लोहा का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि जो आपका लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है उसमें अच्छा चालक होता है, तो भाई जो ठंडी को भी ये जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान ए, कम हो जाएगा। बी, वही रहेगा। सी, ताप बढ़ जाएगा। डी, इनमें रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि ताप जो होगा उसका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर को खोल देते हैं, ताप हमारा इंक्रीज कर जाता है कमरे का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ए, ठंडा पानी। बी, गर्म पानी। सी, समुद्र का पानी। और डी, अशुद्ध जल। तो इसमें जो समुद्र का पानी होगा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा, क्योंकि भाई उसमें आपके बहुत सारे सॉल्ट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, जो कि ऊष्मा को सुचालित करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए, चालन। बी, संवहन। सी, विकिरण। और डी, प्रकीर्णन। तो आणविक संगठन के थ्रू जो ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ए, ऊष्मा प्रदान करते हैं। बी, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं। सी, वायु का शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं। डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्योंकि शीतकाल में गर्म कपड़े क्या करते हैं? जो शरीर की ऊष्मा होती है वो उसे बाहर जाने से रोकते हैं और बाहर की ऊष्मा को अंदर भी नहीं आने देते। दोनों ही सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। सी, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। डी, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। यही एक रीजन है कि काले कपड़े जो होते हैं के मुकाबले जो आपके श्वेत वस्त्र होते हैं शीतल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं। बी, ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सी, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। और डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं वो आपके जो कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यही एक रीजन है ठंडी में हमेशा उसको पहनते हैं और गर्म रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है? ए, किरचॉफ का नियम। बी, स्टीफन का नियम। सी, न्यूटन का नियम। और डी, आपका ऊष्मागतिकी का नियम। इसको हम किरचॉफ या कुछ किरचॉफ ही मिल जाएगा उसी का नियम कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है कौन है? ए, दीवार। बी, स्टीफन। सी, किरचॉफ। और आपका डी है न्यूटन। तो आपका थर्मस फ्लास्क इसके डिस्कवरर कौन है? आपके दीवार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ए, संचालन। बी, संवहन व विकिरण। सी, ए और डी दोनों। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि संवहन और विकिरण दोनों से ही उष्मा की हानि नहीं होने देता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्यों? ए, संवहन द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। बी, विकिरण द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। सी, चालन द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण द्वारा जो उष्मा की हानि होती है उसी को रोकने के लिए ही थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारों पर सिल्वर की या उस टाइप की लेयर की कोटिंग की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, पेंट की जाती है? ए, चालन। बी, संवहन। सी, विकिरण। डी, इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण को रोकने के लिए, क्योंकि चालन संवहन तो होगा नहीं जल्दी, विकिरण को रोकने के लिए उस पर क्या कहते हैं? पेंटिंग की जाती है। आपने देखा होगा थर्मल फ्लास्क के इंटरनल लेयर्स पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ए,
पृथ्वी का घनत्व जल की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। बी, समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण। सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। डी, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा जाएगा जो पृथ्वी का घनत्व होता है वो जल से घनत्व से काफी अधिक होता है। यही एक रीजन है कि जो पृथ्वी होती है वो समुद्र के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग या व्यवहार किया जाता है क्योंकि ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। बी, पानी का घनत्व कम होता है। सी, पानी सस्ता होता है। और डी, पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट होती है स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज हम रेडिएटर में कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वपात या सब्लिमेट क्या होता है? ठीक है, सब्लिमेट। ए, कपूर। बी, अमोनियम क्लोराइड। सी, नैप्थलीन। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन मतलब कि सीधे सॉलिड है, सॉलिड सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और जो सबस्टेंस चेंज उसको ऊर्ध्वपात कहते हैं। तो तीनों के तीनों ही हैं आपके, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए अगला। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, बढ़ जाता है। बी, अपरिवर्तित रहता है। सी, घट जाता है। डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जब शुद्ध पदार्थ में कोई भी आप पदार्थ मिला देंगे, ठीक है, तो उसका जो गलनांक होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? वो घट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में, मान लो द्रव से वाष्प क्या कहते हैं? ए, गलन। बी, वाष्पन। सी, क्वथन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा नाम ही बता रहा है, क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में ए, गलन। बी, वाष्पन। सी, क्वथन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस से द्रव, जैसे मान लीजिए हमारे कोई सब्सटेंस हो गई ठोस में है, इसको द्रव में चेंज तो क्या हो जाएगा? गलन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक, जैसे मान लीजिए हमारे को एक ऐसे बीकर हो गया, इस पर अगर प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जब दाब बढ़ाएंगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा? तो इसका क्वथनांक भी क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ए, बढ़ेगा। बी, तेजी से बढ़ेगा। सी, घटेगा। और डी, अपरिवर्तित रहेगा। तो जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, घटेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं? ए, हिमांक। बी, क्वथनांक। सी, क्रांतिक ताप। और डी, त्रिक उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ए, समुद्र तट पर। बी, शिमला में। सी, समुद्र की गहराई में। और डी, माउंट एवरेस्ट पर। तो चावल को पकाने में ज़्यादा समय आपका माउंट एवरेस्ट लगेगा, क्योंकि जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जब जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी आपका काफ़ी ताप पर उबलेगा। जब पानी ताप पर उबलेगा तो वहाँ पे क्या होगा? अधिक समय लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक है ए, सदैव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बी, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है। सी, अपेक्षित सांद्रता पर निर्भर करता है। डी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो डिपेंड करेगा कि हम उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर दाब जो पड़ रहा है, मान लीजिए हमारे को लेयर है तो उसके ऊपर जो दाब पड़ रहा है उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहाड़ पे चले गए तो वहाँ दाब कम हो जाएगा, तो वहाँ उसका क्वथनांक इंक्रीज कर जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि ए, पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है। बी, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है। सी, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। और डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो भाई पहाड़ की चोटी पर वायुमंडलीय दाब जब कम होगा तो आलू पकाएंगे, जो कुछ भी पकाएंगे तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगा, यही रीज़न है, वहाँ समय ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। बी, हवा में नमी कम होती है। सी, तापमान ऊंचा होता है। और डी, आकाश साफ नहीं होता है। तो ये तेज हवा वाली मौसम देखते हैं तो वहाँ पे वाष्पीकरण की दर जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी ऑस्मोसिस और डी वाष्पीकरण, क्योंकि जल का वाष्पीकरण हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जब हम दाब को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, वो डिक्रीज करे। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जब बर्फ में आप स्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, घट जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम कम समय में तैयार हो जाता है, ए क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक घट जाता है, सी भोजन कम उष्मा लेता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज कर जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता से अधिक वाष्पित नहीं होना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, पसीना का आर्द्रता से अधिक क्या होगा, वाष्पित होना, ताकि पसीना दिखाई देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा अधिक होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप हल्की होती है। क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है? ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ताप अपरिवर्तित रहता है, सी ऊष्मा और ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। कि जो आपका रुद्धोष्म परिवर्तन होता है या एडियाबैटिक चेंजेस होता है, उसमें ऊष्मा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? ए चार्ल्स का नियम, बी ऊष्मा विनिमय का नियम, सी ऊर्जा के संरक्षण का नियम, डी न्यूटन का शीतलन नियम। तो जो आपका ऊष्मा गतिकी का नियम है, प्रथम नियम, ये आपका ऊर्जा के संरक्षण का फर्स्ट लॉ, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जमाव बिंदु होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यही एक रीजन है कि आइसक्रीम वाले नमक मिला के रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए पानी ठंडी हवा देता है, पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, सी हमारे शरीर से अधिक उष्मा विकृत होती है, सी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, यही इसलिए हमें ठंडा लगता है, आराम मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ए पानी के बहने से, बी रसोई गैस से, सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, डी ठोस को पिघलाने से। तो अगर कमरे को ठंडा रखना हो तो पानी को बहने दीजिए तो आराम से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बाहर लेके चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, बी सफेद और खुरदरा, सी काला और मिश्रण, डी सफेद व मिश्रण। कोई भी सब्सटेंस अगर वो काला और उसमें भी खुदरा हो तो सबसे अधिक एनर्जी का वो एब्जॉर्प्शन करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ए बढ़ता है,
बी वही रहता है, सी घट जाता है और डी कोई संबंध नहीं है। तो अशुद्धियों के कारण जो जल का क्वथनांक होगा, ठीक है, तो जल का क्वथनांक होगा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, ए पिंड के द्रव्यमान पर, बी पिंड को उपलब्ध कराएगी ऊष्मा पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर और डी पिंड के तापमान पर। तो किसी भी सबस्टेंस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो डिपेंड करती है उस पिंड के द्रव्य पर, कि किस सबस्टेंस से मिलकर बना है, द्रव्यमान नहीं, वो किस सबस्टेंस से उसका मिलकर उसके कंपोजिशन के उस पर डिपेंड करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, ए उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, बी काली सतह उष्मा की सुचालक होती है, सी काली सतह उष्मा की कुचालक होती है, डी काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो काली सतह होती है वो उष्मा की खराब कह सकते हैं, कि जो उष्मा जो होती है, काली सतह जो होती है उष्मा को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है। यही रीजन आपने देखा पुराने समय में काला कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, ए खराब और ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक, बी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, सी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, डी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो जो श्वेत चीज होती है वो ताप की खराब अवशोषक को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और बहुत ही तेजी से क्या रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तन उसका बहुत तेजी से करेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, ए आर्सेनिक, बी गैल्स्टीन, सी सिलेनियम, डी ब्रोमीन। तो जो आपका थर्मामीटर्स है इसमें अगर हमारे पास वो पारा ना हो तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो इनमें जो भी सबस्टेंस दिख रहा है तो इसमें जो गैल्स्टीन है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उष्मा धारिता अधिक होती है, ए लोहे का टुकड़ा, बी स्वर्ण का टुकड़ा, सी जल, डी बेंजीन। तो आपका जो जल है इसकी उष्मा धारिता जो होती है वो मैक्सिमम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता ए बढ़ती है, बी स्थिर रहती है, सी घटती है, डी घटती बढ़ती है। तो किसी भी स्थान में के तापमान में सहसा बढ़ती है तो उसकी जो अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है, वो आपकी तेजी के साथ एक ऐसे इसमें घटना स्टार्ट कर देगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, ए केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, बी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, सी केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य और डी सभी तरंग दैर्ध्य। तो आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है केवल जो हाई जो तरंग दैर्ध्य होंगी केवल उन्हीं को क्या करता है वो अवशोषित कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, ए बुरादा बर्फ से झपकता नहीं है, बी बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, सी बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, डी बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, और उसे पिघलने भी नहीं देता। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,